नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। एडिटोरिया का फोर्थ टेस्ट है ये 68वीं बीपीएससी को लेकर। और आज सुबह में मैंने एमसीक्यू अपलोड किया था हिस्ट्री का, थोड़ा सा अलग एमसीक्यू था। तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि आसान और कठिन सवालों के कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा ना, जिससे किसी भी लेवल का पेपर आएगा, आपका पेपर इसी तरह से आएगा कि उसमें दोनों सवाल के मिक्सचर होंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आसान सवाल कौन से हैं, कौन से सवाल को करने हैं, कौन से को छोड़ने हैं। तो दोनों को प्रैक्टिस करके जाएंगे हम लोग। ओके, 150 सवालों को आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, एक एक सवाल को, और वीडियो को शेयर जरूर करना। पहला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न से कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1949 ईस्वी को। पहला का आंसर ए हो जाएगा। संविधान के इस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? दूसरे का आंसर हो जाएगा भाग 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियों की बात की गई है। सी आंसर हो जाएगा। संविधान के इस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी अनुच्छेद 312 में, 312 में। और किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन की क्षमता किस में होती है? तो राज्यसभा में होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न से किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद संघ भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्न से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये सबसे पहली बार लिनिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू और दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के समय, उसी समय इस चीज़ को स्वीकार किया गया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो छठा का आंसर हो जाएगा 131 सीटें। ये आंसर हो जाएगा इसका। 131 में से 84 सीटें जो हैं ये एससी वर्ग के लिए है और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्न से कौन सी है? 7 का आंसर हो जाएगा ये है अधिकतम आयु 65 वर्ष के करीब में। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? जो पंडित नेहरू का 1955 में पढ़ते हैं आप लोग, पंचशील का सिद्धांत आया था विदेश नीति को लागू करने को लेकर और चीन के साथ रिलेशन को लेकर। इसमें से कौन सा एक नहीं था? तो नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध, ये एक नहीं था। बाकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारिसारिक सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये तीनों ही पंचशील का भाग है। इसके अलावा एक और है, एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, ये भी पंचशील का ही भाग था। निम्न से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में किया गया था सबसे पहले 1951 ईस्वी में। और पंचशील आया था आपका 1954 में, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील आया था। समझौता हुआ था पंचशील। संविधान के उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, बी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो ये मिला था 1909 के अधिनियम के माध्यम से, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। बाकी बहस का अधिकार तो 1892 के अधिनियम में मिल गया था। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? शुरुआत पूछ रहा है तो 1861 का अधिनियम होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र जो होती है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और तीसरा और क्या शामिल है? तो तीसरा इसमें शामिल है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। आय शामिल है, पढ़ाई शामिल है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा शामिल है। यानी कि जीवन शामिल है, पढ़ाई शामिल है, पढ़ाई और आय शामिल है, तीनों शामिल है। आरबीआई के बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होगा? आरबीआई जब बैंक दर को कम करती है, मौद्रिक नीति का टूल होता है ये, इसका प्रभाव क्या होगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ सकता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देती है। रिवर्स रेपो वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है।
रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया आपसे, तो इसका दिया हुआ है कि सी यानी कि स्टेटमेंट 3 सही नहीं है, बाकी 1 और 2 बिल्कुल ही सही है। 3 में उल्टा लिख दिया उन्होंने, इसलिए वो सही नहीं है। निम्न से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है ऋण पुनर्भुगतान पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है, और अच्छा प्रौद्योगिकी की खरीद भी पूंजीगत भुगतान का उदाहरण होता है। 1 और 3 इसका आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? घाटे का वित्त पोषण का मतलब होता है कि राजकोषीय घाटा, मान लो मेरा 1000 करोड़ रुपए का हो गया, भारत सरकार का 1000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, तो भारत सरकार ने आरबीआई को बोला कि तुम 1000 करोड़ का नोट छाप लो और उससे हम 1000 करोड़ के घाटे का परिपूर्ति कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही नोट ज़्यादा छपते हैं तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। तो 18 का तो पहला तो होना ही चाहिए, जिसे पहला नहीं है उसको काट दो। उसके बाद से क्या होगा, सरकार के कर्ज में वृद्धि हो सकती है, धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। तो 1 2 3 तीनों ही हो सकता है। चालू खाता के घाटे में सुधार नहीं होगा बल्कि कमी आ जाएगी चालू खाता घाटा में। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका जिम्मेदार होता है आर्थिक मामलों के विभाग। अगले सवाल पर चलते हैं कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता है कि अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करता है। मुद्रास्फीति दर बिल्कुल ही कम हो जाएगी तो जो एक प्रोत्साहन होता है कमाई का बिजनेसमैन वगैरह के लिए, वो समाप्त हो जाता है। ICDS बच्चों के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ये बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना होती है, कार्यक्रम है। ICDS निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करती है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबी रेखा के नीचे पारिवारिक बच्चों पर लागू होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही नहीं दिया हुआ है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्या है, कथन 1 गलत है। यह 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण नहीं पोषण का प्रावधान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण पोषण यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि पूरक पोषण होता है। इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, अच्छे सवाल हैं। और दूसरा क्या लिखा है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी से रेखा से नीचे के परिवार के बच्चों पर लागू होता है, जबकि इसका क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर, ग्रामीण और शहरी दोनों के परिवेश में। गरीबी रेखा के नीचे हों ये जरूरी नहीं होता है ICDS में शामिल होने के लिए। ओके, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी पूछा, गलत ही पूछा ही है ना, गलत पूछा है, सी आंसर हो जाएगा। भारत नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है? नाबार्ड बैंकों को पैसा देगा। बैंक किसको पैसा देंगे? बैंक किसानों को दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं, व्यापारियों को दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा सी। निर्यात आयात बैंक जो होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इनको नाबार्ड पैसा नहीं देता है। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा होगा? नॉर्थ कोरिया का उदाहरण आप ले सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत होती हैं? तो इसमें 24 का आंसर क्या हो जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जियों में 14 विटामिन, आवश्यक विटामिन से 8 होता है, जिनमें विटामिन ए भी होते हैं, विटामिन B2, B3, B6, B9, C, E और विटामिन के, बीटा कैरोटीन भी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हरे पत्तियों में। और इसके अलावा आयरन भी मिल सकता है आपको। ओके, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अग्रचवर्णक शामिल नहीं होता है। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लीटर मिनिमम होता है। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। 27 का आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको कहा जाता है। रक्तचाप का नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि होती है, बी आंसर हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो ये कौन सा होता है? ऑर्कियोरेप्टिड्स कहते हैं इसको, ऑर्कियोपेरिक्स कहते हैं इसको। निम्न से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है?
तो ये होता है गैस एवं द्रव में। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होता है, जैसे ये गैस है, संवहन में क्या होता है, जो गर्म करेंगे आप गैस को तो वो ऊपर उठ जाएगी, उसके जगह ठंडी हवा आके बैठ जाती है, तो इसी को संवहन के द्वारा कहा जाता है। पानी को भी जब आप गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे चक्र चलने लग जाता है बर्तन में, ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है, नीचे गर्म पानी ऊपर आने लग जाता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन सवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है। 31 का आंसर हो जाएगा बी, उभयचर और सरीसृप में। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये था आपका यूरिया। 32 का आंसर सी हो जाएगा। 1828 में जर्मन रसायनविद वोहलर, क्या नाम था इनका, वोहलर, इन्होंने बनाया था। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में किया जाता है चूना पत्थर का इस्तेमाल। चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। निम्न से किस में त्रिविमीय क्रिस्टलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है? 34 का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट में षटकोणीय होता है। निम्न से किस यकीन कारण के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा बी, नमी के कारण आती। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, सरफेस भी बढ़ा दोगे तो भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। एक गिलास में पानी रखा है, उसको एक थाली में डाल दीजिए तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। हवा की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण हो सकता है। तो नहीं आती है तो कमी आती है, तो कमी एक ही वजह से आती है, नमी की वजह से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा पाइसी कारक है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, साबुन। किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये केचुआ होता है, डी आंसर हो जाएगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व क्या होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा पुरुषों की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों की आवाज़ में तारत्व, ए आंसर हो जाएगा। तारत्व का मतलब ऐसे समझना, कोई स्त्री कहीं दूर पर बैठ के बोल रही होगी तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। कि पुरुष की आवाज़ में मोटाई होता है, बेस अधिक होता है, महिलाओं में पिच अधिक होती है, इसलिए दूर से सुना जा सकता है उसको। जब आयनिक लक्षण का सुविलायक है, जल आयनिक लक्षण का सुविलायक है क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बना एक ध्रुवीय यौगिक होता है, इसलिए ये आयनिक लवण का सुविलायक होता है, आसानी से उसको घोल सकता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो 40 का आंसर हो जाएगा बढ़ती है। गर्मी के समय में जब हवा चलती है तो वो क्या करेगी? वो जलवाष्प को ज़्यादा ग्रहण कर सकती है ना। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 में। लोलक की काल अवधि क्या होती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, पता ही होगा इसका तो आप लोगों को। सोने को घोला जा सकता है किस में? 44 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ओके, और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि नंबर नहीं आ रहे पढ़ने के बाद भी, रिवीजन नहीं करने पर ही मार्क्स कम आते हैं। एक ही फार्मूला है मार्क्स बढ़ाने का, वो है सटीक रिवीजन। और टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। आपने कम से कम 150 सवाल सीखे तो है ना। ज़रूरी नहीं होता कि टेस्ट में जैसा पेपर आया एग्जाम में वैसा ही आए, बिल्कुल डिफरेंट पेपर भी आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी जरूर करते रहिए, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ओके, निम्न से कौन सी राशि सदिश नहीं है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। निम्न से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, बीटा किरणों में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड पूछ रहा है, SF6 का पूछा है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय होता है, ये बी आंसर हो जाएगा। शक्करों में सबसे मीठी कौन सी होती है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज सबसे मीठी होती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? किस राज्य में है ये? तो ये अपने सिक्किम राज्य में है। सबसे पूछा इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ही टिपिकल सवाल है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना चाहिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो। 8598 मीटर है। ओके, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होता है? 50 का आंसर हो जाएगा ए, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है। बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वो सबसे बड़ा होता है ना। उसके अंदर नेशनल पार्क बहुत सारे आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना।
निम्नलिखित में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। और इसी से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैब कार्यक्रम, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी कार्यक्रम, ये किसका है? यूनेस्को का कार्यक्रम है, जिसके तहत दुनिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी की पहचान की गई है। भारत में भी 11 शायद साइट हैं, अगर अपडेट हो गया होगा तो उसको देख लेना, जो मैब के तहत आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत आते हैं। अगला है कि किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश और सीमा, और रोहतास जिला झारखंड, और रोहतास जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यानी कि इसका बी और सी दोनों ही गलत हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 2.86% है। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये इस बार 67वीं बीपीएससी में पूछा था। ये अटलांटिक ओशियन के उत्तरी भाग में स्थित है, हिंद बीच में स्थित है। यहाँ की सैलिनिटी यानी कि लवणता बहुत ही ज़्यादा है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले पर चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़, जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा गया और नालंदा के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार का देखो, यहाँ पर गया के साथ पूर्णिया लिख दिया है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ भी देखो मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, यहाँ दरभंगा लिखा हुआ है, ये सब जगहों पर नहीं हो सकता है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है आपका 55 का आंसर हो जाएगा ए, अटाकामा का रेगिस्तान है। अटाकामा सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा में है। कहाँ पर है ये? चिली में है। चिली कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। आप इसका कैपिटल जाके देखिए ज़रा। और तांबा के निर्यात के लिए फेमस है चिले। चिले भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में चिली कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है? नहीं, ईरान है। ईरान सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। तो पहला काट दो, एक काट दिया, एक दिया, आंसर निकल गया। केवल 3 सही हो सकता है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान, इसका कैपिटल आप कमेंट करके बताएंगे। और सबसे अधिक केरल केसर जो है वो ईरान में उत्पादन किया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर जिले में स्थित है। निम्न से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, अगलहुआस। अगलहुआस जो है ये हिंद महासागर बहने वाली धारा है। निम्न से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ये दोनों ही स्थल रुद्ध देश हैं, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। रेगुड़ या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार है महाराष्ट्र राज्य में। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? 61 का आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो किसको? तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका होगा पृथ्वी का परिक्रमण गति भी होता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकना ये भी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात में है। जैविक विविधता पर अभिसमय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कार्टेजेना। कार्टेजेना प्रोटोकॉल के नाम से सुना होगा आपने। कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है ये। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो 66 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दोनों ही सही होता है। पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियाँ बहती हैं पश्चिम की तरफ, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्वी की तरफ जो बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या होता है? 67 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि और पशुपालन को साथ साथ करना मिश्रित एग्रीकल्चर कहलाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो ये है अपना पंजाब राज्य इनमें से। ओके, उड़ीसा की भी जो जनसंख्या है वो है 4 करोड़ के लगभग, लेकिन पंजाब की 2 करोड़ 77 लाख के है। भारत की जनगणना ये पढ़ दिया हमने। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न से कौन सा क्रम सही है? ये सारे द्वीप समूह हैं भारत के, इनको उत्तर से दक्षिण आपको क्रम लगाना है। तो दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद से कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यही सबसे सही क्रम होगा। निम्न से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में मध्य में स्थित है? तो कैस्पियन सागर आपको दिखेगा इधर,
और इधर काला सागर देखिएगा, इसके बीच में एक पर्वत है, यहीं पर कुछ छोटे छोटे देश भी हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक रखना। और रूस की यहाँ पर आके ऐसे सीमा मिल जाती है, यहाँ पर क्या काला सागर है, यहाँ कैस्पियन सागर, यहाँ पर देखना, देखो मैप में दिख जाएगा आपको। तो इसके बीच में काकेकस पर्वत है, कौन सा है, काकेकस। दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये बदलता रहता है हमारे समय, तो अभी फ्रंटियर है, फ्रंटियर नाम से है, और यही है सबसे तेज़, जिसको अमेरिका में है, ये उसी ने बनाया है, अमेरिका की किसी कंपनी ने बनाया था इसको। अगले पर चलते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, तो ये राज्य है आपका उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया, यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है, इसको बनाया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये देश है स्कॉटलैंड। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है दानूरी, द नूरी नाम है, THE द नूरी, इसलिए इसको ध्यान में रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा। खराची उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका त्रिपुरा राज्य से, ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की करप्पुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य की पेंटिंग। महाकवि दिवस कब मनाया जाता है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। दिए गए खनिज और ये तमिलनाडु के, पहले मैं ऊपर वाला बता देता हूँ। महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की। सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने स्वदेश गीतम नामक संगीत की रचना की है, और स्वदेश गीतम भारत के स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। दिए गए खनिज और उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि कोयला उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम है, तो ये बी भी गलत हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम पर है, और मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये था अपना भारत ही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है, 81 का आंसर हो जाएगा डी, भारती दास को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, कसावा करोसी। हाल ही में किसने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है, किसे, तो 83 का आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया है। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत के पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, 84 का आंसर हो जाएगा बी, 1989 में, और इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था है, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जर्मन वॉच। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, 86 का आंसर हो जाएगा ए, ये दिया गया है सोहान करुणा तिलका को दिया गया है। हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ली है, 87 का आंसर हो जाएगा सी, 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा भारत में। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आगरा में। अगला है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया, तो इनका नाम है निक किर्गियोस, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भारत को चौथा प्राप्त हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, और ये कहाँ तक चला था, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चले राष्ट्रमंडल खेल में। ये कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। PM डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए PM डिवाइन योजना चलाया जा रहा है। गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, इसको जारी करने वाला है निर्वाचन आयोग, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अंबेडकर एक लाइव पुस्तक के लेखक कौन है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर ने किताब लिखी है अंबेडकर ए लाइव। अब 94 नंबर पे चलते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में। 95 है कि साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ हिस्ट्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंस्टाग्राम के द्वारा। भारत में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब की गई है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, 19 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया है बिहार में रबी महाअभियान। दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये जीता है शशि पांडे ने।
बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोपालगंज में। बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देश भर में दूसरा स्थान था हमारा, बिहार का दूसरा था। उड़ीसा को प्रथम और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है एमएसएमई प्रोत्साहन में। 100 नंबर सवाल में पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। निम्न से किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है समीर बी कामत। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। डी आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 102 का आंसर हो जाएगा। 1929 के नियम 17 के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय गवर्नर जनरल। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन थे? तो व्योमेश चंद बनर्जी जी थे। ए आंसर हो जाएगा। 103 का ए हो जाएगा। निम्न से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? 104 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसके बाद से इन सब ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। निम्न से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था लॉर्ड एलन बरो। सी आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये भाग था आपका मुंगेर का भाग। निम्न से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 एक्ट के दौरान समाप्त कर दिया गया था इसको। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? 108 का आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस को माना जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये किया था इन्होंने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा? 100 वर्षों में भी पूरा नहीं आएगा। किसने ऐसा बोला था? तो ऐसा बोला था महात्मा गांधी जी ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई है? इसकी मृत्यु हुई है 1799 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली था उस समय भारत का गवर्नर और युद्ध में मारा गया था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। निम्न से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? ये पूछा गया है आपसे। 112 का आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा है, ये आरसी दत्त ने लिखा है इस बुक को। निम्न से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ये था कोलकाता का अधिवेशन 1917 का। एनी बेसेंट इसमें अध्यक्ष बनी थी। और 1925 में जो सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष बनी है कानपुर में, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। निम्न से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का चंपारण आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। भू राजस्व की महालवारी प्रणाली किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? 115 का आंसर हो जाएगा ई। भू राजस्व की महालवारी जो थी ये हॉल्ट मैगेजी ने लागू किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। ओके, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी। 116 का आंसर हो जाएगा ए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ये गलत दिया हुआ है, 57 ईसा पूर्व होगा इसका आंसर। नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में वर्णित है? ये है कठोपनिषद में वर्णित। बहुत ही बेहतरीन है ये। आत्मा परमात्मा से संबंधित संवाद है। नचिकेता का कहानी पढ़ा होगा आपने। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? ये था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था। इसका आंसर सी हो जाएगा। रवि कीर्ति ने इसका ऐहोल अभिलेख लिखा है। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। चालुक्य शासक था। मंगोल खां तर्मासीरीन ने निम्नलिखित में किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 119 का आंसर हो जाएगा बी, एमबीटी के समय में शासन किया था, आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक। पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय व्यापार संचालित किया जाता था? तो 120 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि भरौच, घंटसाल और कैम्बे तीनों ही पूर्वी तट पर थे। यहाँ से व्यापार किया जाता था गुप्तों के समय में। इसको जरूर ध्यान में रखना। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है? सबसे ज़्यादा वर्णन तो सिंधु का किया गया है। पवित्रतम है सरस्वती नदी। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या है? ये है 2017 से 2022। उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में। 123 का बी हो जाएगा। निम्न से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो उनमें अहिंसा को लेकर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हिंसा की बात करते थे। तो ए बी सी तो तीनों होगा, लेकिन डी आंसर हो जाएगा इसका, अहिंसा शामिल नहीं था।
मुंगेर बरहिया ताल या बकास आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इस समय थे कार्यानंद शर्मा जी का नाम आता है। डी आंसर हो जाएगा। 1836 से 1838 के बीच में चलाया गया था। 1936 से 1938, 1936 से 38 होगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा था 67वीं बीपीएससी में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। ए आंसर हो जाएगा। जल्दी मैं इसलिए करा लूँ क्योंकि आसान सवाल हैं ये सब। आज़ाद शत्रु किनका उपनाम है? तो 131 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसका कोई शत्रु ना हो। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उसने मुनीम खान नाम था, उनको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। इसको जरूर ध्यान में रखना, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये है आपका कैमूर जिला। सी आंसर हो जाएगा। कैमूर में है। उसके बाद क्या है, जमुई में दिया हुआ है, फिर नवादा आता है। ओके, संयुक्त रूप से 43.4% हिस्सा है इन सब का। और बस यही तो है। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी कितनी? 134 का आंसर हो जाएगा बी। 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 2447 किलोग्राम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो ये थी 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? ये है आपका रोहतास जिला। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये है 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। ए आंसर हो जाएगा। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? वृक्षावरण पूछ रहा है। तो ये मात्र 2.48% एरिया पर है। जरूर ध्यान में रखना। 2 दूनी 4, दूनी 8। ओके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कान्हा एमपी में है। नागार्जुन श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है। और आज का आखिरी सवाल है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण वाले निम्न से कौन सा है राज्य? 140 का हो जाएगा। हरियाणा सबसे कम है। तो 140 सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए इसको ज़रूर हल कीजिए। एक एक सवाल को प्रैक्टिस 2 से 3 बार ज़रूर लगाना। टेस्ट को आपके आसानी से निकल जाएंगे, क्लियर कर जाएगा कट ऑफ। ओके, कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।